गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था बच्चों? लीनियर इक्वेशन कर रहे थे, कहाँ तक किया था बच्चों, याद है आप लोगों को? सर एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। एक्सरसाइज 3.3 का? नो सर, 1 का। नहीं, एक्सरसाइज 3.3 तक हम कर चुके थे ना। यस सर, यस सर, सॉरी सर। सर वो सेम क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन करना था हमें, थर्ड तक कर चुके थे, इसमें फोर्थ करना था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था इसको, है ना। इक्वेशन पहले तो इक्वेशन फ्रेम करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। टैक्सी चार्ज कह रहा है, इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105। मतलब ये जो सिचुएशन है वो ये कुछ इस तरीके का है कि जैसे आपने मान लो कोई ऑटो किया तो 1 किलोमीटर का चार्ज तो फिक्स है कि भाई कुछ ना कुछ, जैसे मान लो 30 रुपीज, एक सेकंड मान लो कि 30 रुपीज जो है फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको पे करना ही है। और उसके बाद 1 किलोमीटर के लिए तो 30 रुपीज पे करना है। उसके बाद आप जैसे 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 जितने किलोमीटर जाओगे उसके लिए अलग चार्ज है। ठीक है, तो कॉस्ट कैसे निकलेगा? जैसे मान लो कि तुम 10 किलोमीटर सर मैं तक। बताऊं? हाँ बताओ। सर फिक्स चार्ज को अगर एक्स ले लेंगे तो हम्म। एक्स प्लस फिक्स चार्ज तो वहां रहेगा ही, और किलोमीटर के हिसाब से अगर जो कॉस्ट डिपेंड करेगी वो हम्म। पर किलोमीटर किलोमीटर जितने हमारे हुए और पर किलोमीटर की जो कॉस्ट है इसको वाई ले लें तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो एक्स प्लस 10 किलोमीटर से तो 10 वाई इज इक्वल टू 105 जो हमारा टोटल आया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे देखो तो। फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो ये करेंगे हम कि लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। ठीक है। एंड पर किलोमीटर चार्ज जो है, जो फिक्स चार्ज के बाद जो है वो y रुपीज ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों, कह रहा है कि 10 किलोमीटर चला है। तो 10 किलोमीटर चला है तो फिक्स चार्ज तो x रुपीज है ही, और 10 किलोमीटर गया हुआ है तो x+10y हो जाएगा। ठीक है। मतलब फिक्स चार्ज तो मतलब आपने जैसे किराए पे लिया, उस ऑटो को किराए पे लिया है तो ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा फिक्स चार्ज। उसके बाद आप जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना है। तो यही है टोटल अमाउंट जो पे करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में तो ये 105 दिया हुआ है तो ये 105 के इक्वल ले लेंगे। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, आई होप। यस सर। और ऐसे ही 15 किलोमीटर चलेंगे तो 15 किलोमीटर जाओगे तो उसमें भी एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। तो x रुपीज मान लो कि फिक्स चार्ज है, और 15 किलोमीटर गया हुआ है तो 15 बाई हो जाएगा ये ट्रैवल का चार्ज। और दोनों को मिला करके टोटल अमाउंट उसको ट्रैवलर को पे करना पड़ेगा, जो भी ट्रैवल कर रहा है। तो ये मिला करके कितना दिया हुआ है बेटा, ये दिया हुआ है 155। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया।
अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो क्या कर सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन वन से अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, 105 माइनस 10y। ठीक है, पुट दिस वैल्यू पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन टू, मतलब x की जगह पे, यहाँ पे जो x है सेकेंड इक्वेशन में, उसकी जगह पे 105 माइनस 10y पुट कर देंगे। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y। 15y क्यों, क्योंकि देखो नेक्स्ट टर्म 15y ही है, और ये 155 के इक्वल होगा बेटा। और फिर ध्यान से आप देखो तो 5y जो है ये 155 माइनस 105 हो जाएगा। कैलकुलेशन है आगे, 105 को राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, और 5y जो है बच्चों ये आ जाएगा आपका 50, तो y आ जाएगा 10। और Yes. x5। हाँ, अब इस y को हम यहाँ पर पुट कर देंगे ना इक्वेशन में, या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। नाउ x जो है, x क्या है, x है 105 माइनस 10y। ये तो आप देख ही रहे हो यहाँ पर, ये देख सकते हो। तो 105 माइनस 10y का मतलब 10 इंटू 10, तो 100, तो 5 रुपीज आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो y और x, मतलब ये कि भाई आपने, ये तो बड़ा सस्ता सा सिस्टम है, देख सकते हैं कि फिक्स चार्ज जो है, हम कह सकते हैं यहाँ से कि फिक्स्ड चार्ज जो होगा बेटा ये आ जाएगा आपका ₹5, एंड पर किलोमीटर चार्ज जो है ये होगा ₹10। ₹5 हो जाएगा फिक्स चार्ज, और ₹10 आ जाएगा आपका पर किलोमीटर का चार्ज। तो किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। एनीवन? बिल्कुल भी घबराना शर्माना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, किसी को भी कोई डाउट हो तो, या अगर नहीं पूछ सकते हो तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके, अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सर 2 मिनट बस सॉल्व करने के लिए दे दो। हाँ, सॉल्व करो सभी बच्चे, इसको सॉल्व करो, फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे तरीके से। कभी कभी एक बार में नहीं आता है समझ में, तो 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करो। इसको डिलीट कर दो ना। यस सर। हाँ सर। ये लो। सर आ गया, 7/9 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो बेटा, सभी बच्चे आंसर निकालो। So 7/9. देखो फ्रैक्शन जो होता है ना,
फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक तो न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। दो दो इसमें कंपोनेंट्स हैं इसके। तो हमें ना एक फ्रैक्शन जानने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली न्यूमरेटर कोई एक इंटीजर होगा, इंटीजर से भी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हम बात करें तो नेचुरल नंबर होगा, और डिनोमिनेटर भी जो है ये एक नेचुरल नंबर होगा। तो पहला काम तो हम ये करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि न्यूमरेटर को x ले लेते हैं जो कि एक नेचुरल नंबर होगा। लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा x बाय वाई। फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? x बाय वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन 9 by 11 हो जाता है। दैट मीन्स x plus 2y y plus 2 is equal to 9 by 11। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो सभी बच्चे जानते होंगे, 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x, 11 को 2 से करेंगे तो 22 होगा, फिर 9 टाइम्स y प्लस 18। यस, अब इसको अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे सभी टर्म्स को तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। सो बेटा x और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स हैं रेस्पेक्टिवली, तो फ्रैक्शन x बाय y होगा। और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आप देखो, खास बात देखो, ये जो मैं यहाँ से कलर कर रहा हूँ आप देख पा रहे होगे, ग्रीन कलर से मैंने जो ये कलर कर दिया है सेंटेंस को, ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये इसके बराबर आ गया। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये है, ये दोनों चीजें ग्रीन कलर में जो दोनों चीजें लिखी हुई है, एक तो देख सकते हो इतना लंबा चौड़ा भाषण लिखा हुआ है और ये देख सकते हो एक इक्वेशन है। सो बेसिकली मैंने इस स्टेटमेंट को जो ये है फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator, उसको हमने क्या कर दिया, एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ऐसे ही दूसरा जो सेंटेंस है उसको भी हम लोग इसी तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली यही आपको करना है, पढ़ना है सेंटेंस को और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एक्स और वाई एज्यूम कर लेना है जिसको भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। तो देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। सो x प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3 5/6 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 हो जाएगा, ठीक। और फिर 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा सब्स्टिट्यूशन बेटा? तो ये थोड़ा जो है खतरनाक काम लग रहा है मुझे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। मतलब 11x प्लस 4 जो होगा वो 9y के इक्वल हो जाएगा। या y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 11x प्लस 4/9। ये बात सबको समझ में आई? मेरे ख्याल से अभी समझ में नहीं भी आ रही है तो कैलकुलेट आप खुद से करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लिया है, मतलब x इन्वॉल्व है इसमें, राइट हैंड साइड में x है और लेफ्ट हैंड साइड में y है, तो y की वैल्यू आ चुकी है x के टर्म में। अब यही वैल्यू क्या करेंगे बच्चों? सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुट y इज इक्वल टू 11x प्लस 4/9 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां पर y है। कहां पर y है आप देख पा रहे होगे, ठीक है। इक्वेशन 2 में कहां पर y है आप देख पा रहे होगे। सो 6x माइनस 5 टाइम्स y की जगह पे जो वैल्यू है x के टर्म में वो रख दिया मैंने। ओके, अब इसके बाद ये बन गया सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन मतलब एक वेरिएबल का इक्वेशन, जो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कैसे किया जाता है। एलसीएम ले लेंगे और फिर
सॉल्व कर लेंगे। तो 54x में से 55x माइनस करेंगे तो माइनस x आएगा और फिर प्लस 7 आएगा इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 9 इंटू 0 0 ही हो जाएगा और फिर x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये आ गई x की वैल्यू, है ना। तो y की वैल्यू क्या होगी, वी हैव, हमारे पास y की वैल्यू है ना, क्या है y की वैल्यू 11x प्लस 4/9, ठीक है। तो इसमें x की जगह पे 7 रख देंगे जो हमने निकाला है अभी अभी। तो यह कैलकुलेशन ही आप देख सकते हो, 11 7 जा 77, 4 81/9 और 81/9 क्या होता है बेटा, 9 होता है। तो ये y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। y की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। तो न्यूमरेटर आ गया 7 और डिनोमिनेटर आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, 7 बाय, 7/9। यस, 7/9। वेरी गुड, 7/9 सभी बच्चों ने यही निकाला होगा। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। पहले तो इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट था, तो इक्वेशन बना लिया हमने सेंटेंस को पढ़ के, है ना। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। तो आपके पास चॉइस था यहाँ पर, या तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म में, या y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म में, ठीक है, और फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो उससे क्या होगा कि एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी x में और सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व होकर के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, x और y आ जाएगा, दैट मीन्स फ्रैक्शन आ जाएगा। ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को, खुद से सोचना एक बार। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, या कोई डाउट है किसी को। नो। नो सर, आ गया समझ में। ओके, वेरी गुड। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। अभी चलो थर्ड क्वेश्चन, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। 5 years hence, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो अगर नहीं समझ में आए तो। सिक्स्थ पार्ट देख लो बेटा, सिक्स्थ पार्ट। एक मिनट, सर कर लिया ये सॉल्व। कर लिया इतनी जल्दी। हाँ सर, जब आप ये वो वाला समझा रहे थे फिर तो कर लिया था। ओके, वेरी गुड। फिर सिक्स्थ पार्ट सभी बच्चे करो, बाकी बच्चे भी करो, इसका आंसर निकालो। ओके, 40 and 10। यस सर। सर x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 10। हाँ, वेरी गुड। इसमें ना देखो, दो वेरिएबल्स हैं, एक तो जैकब की एज जो है, वेरिएबल के हैं या अननोन के हैं, अननोन जो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक है कि जैकब की एज अननोन है, एज ऑफ जैकब, तो उसको x ईयर्स ले लेते हैं। और एक है उसके बेटे की एज, ठीक है, एज ऑफ जैकब सन, ठीक है, ये y ईयर्स ले लेते हैं। दो इसमें अननोन है, एक तो जैकब की एज और जैकब के सन की एज। अब समझना होगा यहाँ पर कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो पहले तो ये कह रहे हैं कि चलो हम सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि जैकब के प्रेजेंट एज को, प्रेजेंट एज लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी। प्रेजेंट एज ऑफ दोनों की प्रेजेंट एज, अभी की एज, प्रेजेंट एज का मतलब अभी की एज जो है वो जैकब की मान लेते हैं x ईयर्स है, और उसके बेटे की एज को y ईयर्स ले लेते हैं। तो अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि 5 years hence, मतलब 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद जो है एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है।
ये कहना चाह रहा है, मतलब 5 साल के बाद जो है जैकब की एज जो भी होगी, 5 साल के बाद ऑब्वियसली x + 5 हो जाएगी, ठीक है। 5 साल के बाद जैकब की एज कितनी होगी बेटा, x + 5, और उसके सन की एज कितनी होगी, y + 5। 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल के बाद x + 5 होगी नेचुरली। क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, मतलब अपने ये जैकब ये जैकब की एज x + 5 है तो ये 3 टाइम्स है, x + 5 जो है, x + 5 वो 3 टाइम्स है। तो इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेटे की एज जो कि कम है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बराबर करने के लिए तो जो कम है उसी को तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब तो बराबर होगा ना, है कि नहीं बेटा, समझ में आया ये? यस सर। हाँ, x + 5 है, x + 5 फादर की एज है, लेकिन हमें बराबर करना था, तो बराबर करने के लिए बेटे के एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब बराबर हो गए दोनों के एज। अब इसके बाद क्या होगा कि मल्टीप्लाई जब करोगे ना ब्रैकेट में, तो देखो 3y + 15 हो जाएगा, और फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो x - 3y - 10 = 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ये पहला सेंटेंस है, जो पहला सेंटेंस है ना, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times as that of his son, उससे हमने ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, और हमने ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब चीजें समझना, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब आगे लिखते हैं, फिर से देखो क्या लिखा है, 5 years ago, अगो का मतलब पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी, x - 5, बेटे की एज कितनी होगी, y - 5, ठीक है। क्या लिखा है, 5 साल पहले क्या हो रहा है भाई, जैकब की एज 7 टाइम्स थी, मतलब ये है ना x - y है ना जैकब की एज क्या है, x - 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए, 5 साल पहले क्या थी, बेटे की एज थी ये y - 5, 5 साल पहले बेटे की एज थी y - 5 और फादर की एज थी x - 5, दोनों को करना है हमें इक्वल, तो ऐसे तो नहीं इक्वल हो जाएगा, जो छोटा है बेटे की एज y - 5 उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों एज बराबर हो जाएंगे। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी जो कुछ इस तरीके की होगी, ये देख सकते हो आप, ये आपके पास इक्वेशन आएगी बेटा, सेकेंड इक्वेशन है ना। 35 जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो -5 + 30 कितना हो जाएगा, 35 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सो ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करें, इक्वेशन 1 की बात करें, तो x की वैल्यू कितनी है, 3y + 10, देख सकते हो आप, ठीक है। सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूट x = 3y + 10 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 3y + 10 - 7y + 30 = 0। मतलब ये जो सेकंड इक्वेशन में x है ना, x की जगह पे 3y + 10 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो आप देखो 3y में से 7y को माइनस करोगे तो -4y होगा, और ये 10 और +30 कितना होता है, 40, और राइट साइड में ले जाएंगे तो -40, तो y की वैल्यू हो जाएगी -40/4, और फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब ये y की वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास क्या है ऑलरेडी, हमारे पास x जो है वो 3y + 10 है, मतलब x की वैल्यू 3 टाइम्स 10 + 10 हो जाएगी, दैट इज x की वैल्यू 3 10 जा 30 + 10 40 हो जाएगी। सो यही जैकब की एज थी, तो जैकब की एज जो है वो आ गई 40, और सन की एज आ गई 10 ईयर्स। तो ये प्रेजेंट एजेस हैं दोनों के, तो देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स, और सन्स प्रेजेंट एज जो है वो 10 ईयर्स है। डॉट डॉट लगाया है मैंने वो प्रेजेंट एज के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। ओके, एनी कंफ्यूजन, किसी को भी, किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं एलिमिनेशन मेथड। हम लोग अभी अलजेब्रिक मेथड कर रहे हैं।
ज्योमेट्रिकल मेथड तो हम लोग कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से मतलब ग्राफ बना के सॉल्व करने वाला काम कर चुके हैं। अब हम लोग अलजेब्रिक मेथड कर रहे हैं, और अलजेब्रिक मेथड 3 होते थे, उसमें से हम लोग दूसरा मेथड कर रहे हैं, और वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में कैसे करते हैं वो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। एक सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। देखो ये एग्जांपल है। अच्छा ये बताओ मुझे कि तुम लोगों में से कितने बच्चों को ये एलिमिनेशन मेथड नहीं पता है? नहीं पता है कोई बच्चा ऐसा? पूछ सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, बोलो कोई है बच्चा जो नहीं सर, ये तो फेवरेट मेथड है मेरा। ओके, तो कोई बच्चा है ऐसा जो सर ये तो एलिमिनेशन दिमाग में ऐसा बैठ गया कि क्वेश्चन आ जाए कोई, मतलब तो फिर यही मेथड यूज होता है और कोई तो यूज ही नहीं होता। यस सर, यही मेरा भी है। देखो मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ कि ये सभी बच्चों को पता है ना? मतलब मैं फिर स्किप कर दूंगा, ठीक है? अगर क्योंकि जानते हो, जो चीज जानते हो तो फिर उसको बताने में टाइम वेस्ट है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं जानता है, तो इमीडिएटली बोल दो नहीं नहीं हाँ मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि फिर हमारा भी टाइम बचे, आपका भी टाइम बचेगा। सितंबर है ना, ये सितंबर एंड होने को है, हम लोग अभी 3rd चैप्टर पे ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करें। अगर आपको पता है ये, तो फिर मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा, ठीक है? आगे बढ़ जाऊंगा जल्दी जल्दी बता के। नहीं तो फिर मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से कराना पड़ेगा, ऐसा सोचता हूँ मैं। इसलिए बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो हाँ बताओ कि हाँ है, कंफ्यूजन है। नो सर। नो सर। नो सर, नो सर। ओके ठीक है, फिर तब तो कोई इशू ही नहीं है, पता है अगर तो फिर तब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, तब जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो अब देखो ये एग्जांपल देखो, मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। इसमें मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले देखो ये इक्वेशन तो आपको बनानी ही है, जैसा हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन तो आपको बनानी है। उसके बाद सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे होता है देख लेते जल्दी जल्दी। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन 9:7 है, मतलब हम मान लेते हैं कि लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन, ठीक है, लेट इनकम्स बी, ये इनकम होगा, उनका रेशियो दिया हुआ है। तो मान लेते हैं एक का इनकम 9x है और दूसरे का इनकम 7x है। रेशियो दिया हुआ है इनकम का, तो 9x 7x इनकम ले लेंगे। और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3, तो एक्सपेंडिचर मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर दोनों का मान लेते हैं 4x एंड 3x, सॉरी 4y एंड 3y। इसको x नहीं ले सकते हैं, अलग अलग लेंगे, ठीक है? इस रेशियो को हम 4:3 दिया हुआ है, तो इसको 4x और 3x नहीं लेंगे, बिकॉज हमने इसमें x ले लिया था ऑलरेडी, इसलिए इसमें y लेना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर जो है वो 4y और 3y है, ठीक है? तो रेशियो ऑब्वियसली 4:3 होगा, वही तो क्वेश्चन में कह रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या होगा। क्वेश्चन के हिसाब से जो पहला बंदा है कमाता 9x है और खर्चा करता है 4y, ठीक है? तो उसकी सेविंग कितनी होगी? अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर, यही तो होती है सेविंग। तो ये 2000 दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। इसके लिए भी वही है ना? 2000 ही है सेविंग, लेकिन ये कमाता 7x है, खर्चा करता 3y है, तो ये इसके लिए इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब एलिमिनेशन में क्या करते हैं बेटा कि किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर कर दो, चाहे x वाला कोएफिशिएंट दोनों में बराबर कर दो या y वाला कोएफिशिएंट बराबर कर दो। मुझे लगता है इसमें ना y के कोएफिशिएंट को बराबर करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, और उसमें से क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन में LHS RHS दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9x इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27x माइनस 12y, और फिर इक्वल टू 6000, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन को 4 से करना है, तो 4 7 जा कितना हो जाएगा बेटा, 28, और फिर ये 12y इज इक्वल टू 8000, और सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस बन जाता है, तो आपको पता ही है ये। तो देखो ये कैंसिल हो गया, यही है एलिमिनेशन, हो गया ना एलिमिनेट, y वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, तो काम खत्म। तो x की वैल्यू आ गई 2000, x की वैल्यू 2000 आ गई, तो अब इसी को किसी इक्वेशन में पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करें अगर हम, तो 9x का मतलब 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, और फिर 4y की वैल्यू हो जाएगी 16000, और y की वैल्यू हो जाएगी 4000। तो y की वैल्यू आ गई 4000, x की वैल्यू आ गई 2000। तो पूछा है इनके मंथली इनकम्स, तो इनकम्स क्या होंगे बेटा, इनकम्स तो हमने देखा है कि 9x और 7x है, तो 9x का मतलब 18000, इनकम्स जो होंगे पर मंथ वो एक का 18000 पर मंथ इनकम होगा, और दूसरे का बेटा कितना होगा, कितना होगा बताओ, 14000 सर। यस, 7x है तो 7x का मतलब होगा 7 इंटू 2000, दैट इज 14,000 रुपीज पर मंथ। सो ये आपका आंसर आ गया।
तो हमें इसमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। किसी भी y का टर्म चाहे x का टर्म एलिमिनेट कर दो, जो आपको अच्छा लगे वो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ 4 और 3 छोटे नंबर थे, तो मैंने क्या किया, y के कोएफिशिएंट को दोनों में बराबर कर दिया। मतलब पहले इक्वेशन को 3 से, दूसरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का टर्म जो है, y वाला कोएफिशिएंट है, दोनों में बराबर हो जाएगा। दैट्स इट। एनी कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। वेरी गुड। देखो बेटा, हम लोग ना एक एक क्वेश्चन अब नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम लोग उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दूंगा। मतलब घर से आप लोग एनसीईआरटी में, मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चे कर चुके होंगे, मैक्सिमम बच्चे कर चुके होंगे एनसीईआरटी की ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। तो उसमें ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप घर पे करोगे ये क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है। हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी करके सिलेबस को थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। और इसमें आप लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, या कह सकते हो आप लोगों की ये मतलब ड्यूटी है कि आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं आए तो वहाँ पर मुझे आप बता देना कि नहीं समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थोड़ी सी बढ़ गई है कि आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मैं अपनी स्पीड स्लो करूँ या फास्ट करूँ, जो भी है तो वो आपको बताना पड़ेगा, है ना। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको इसमें लिखा है एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से करना है, बट आप खाली एलिमिनेशन से करो तो फर्स्ट क्वेश्चन को, फर्स्ट को और थर्ड को करो, 2 क्वेश्चंस करो। सर x is equal to 19/5, y is equal to 6/5। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में देखें यार, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। कोएफिशिएंट आप चाहो तो फर्स्ट वाले का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जो मैं गोले के अंदर लिखता हूँ ना, ये इक्वेशन है और ये नंबर है, मतलब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। ऐसे लिखने का मतलब हुआ, मैं अगर इस तरीके से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे मान लो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब है एलएचएस आरएचएस दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और सेकंड इक्वेशन को तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें तो। और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा बेटा, ये x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और इधर की तरफ आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/5, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई तो 5 है, तो इसमें हम y की जगह पे क्यों ना 6/5 रख दें, जो अभी अभी सॉल्व किया है हमने। तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 एलसीएम आएगा 25 माइनस 6, तो 19/5। सो x की वैल्यू 19/5 एंड y की वैल्यू 6/5। x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5 आई। यही आंसर है। Sir, in third part, x equals to 9/13 and y equals to minus 5/13. यस सर, Okay. सेम आंसर आ गया। यस सर। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन तो चलो ठीक है, यही दिया हुआ है। सेकंड इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड इक्वेशन, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट को बराबर जब करेंगे तो इसमें 9x है, इसमें 3x है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके और सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इंटू 3 0 ही होगा।
और सेकेंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो यही रहेगा। फिर माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। 9x से 9x कैंसिल हो गया, माइनस 13y आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई 5 बाई माइनस 13, मतलब माइनस 5/13। y की वैल्यू आ गई -5/13। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में क्या है बेटा, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, 3x - 5y - 4, 3x - 5y - 4 की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इसमें क्या करेंगे, x की y की जगह पे -5/13 पुट कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 25/13 - 4 इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू 4 - 25/13, क्योंकि 4 जब राइट साइड में जाएगा तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और वो निगेटिव हो जाएगा। कैलकुलेशन है आगे, है ना, कैलकुलेशन तो आप लोग समझ ही जाओगे कैसे करना होता है। x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो खुद से ही कर लेना, यहाँ के बाद वैल्यू पुट करके y की जगह पे -5/13 रख के और फिर x निकालना है, तो वो तो आप खुद से कर सकते हो। तो समझ में आई क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9/13 एंड y की वैल्यू हो जाएगी -5/13। यही Yes, आया sir. सबका। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसे ही करना है सॉल्व इसको। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। डिलीट कर दो बेटा इसको। Yes, यस sir. सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब ये ना वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन बोलता हूँ करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन करो इसका। डिजिट वाले क्वेश्चन समझते हो ना सभी बच्चे, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट क्या होता है। Yes, sir. 2 डिजिट का अगर नंबर है, 2 डिजिट यस का सर। नंबर, हाँ 2 डिजिट नंबर अगर होता है तो उसमें एक होता है यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर इसको x लेते हो आप, और टेंस का डिजिट एक होता है टेंस के प्लेस वाला डिजिट, तो इसको अगर आप y लेते हो तो नंबर क्या हो जाएगा, 10y + x। ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको। Yes, sir. बस सॉल्व कर रहे हैं। और डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो नंबर 10x + y हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 32 एक 2 डिजिट का नंबर है, इसमें टेंस का डिजिट 3 है और यूनिट का डिजिट 2 है, तो इसको 10 × 3 + 2 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। डिजिट को चेंज कर देंगे तो 23 हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज कर देंगे तो तब ये 10 × 2 + 3 हो जाएगा। यही होता है। थर्ड पार्ट करो सभी बच्चे। आगे सर आंसर 18। ओके, यस सर 18 आना। वेरी गुड। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं थर्ड पार्ट। लेट यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू x, tens digit is equal to y, then number will be 10y + x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में लिखा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब क्या, x और y का सम, डिजिट्स तो यही है ना, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x + y = 9। आपको 2 डिजिट अगर पता है बेटा तो आप 2 डिजिट का नंबर बना सकते हो। जैसे मान लो आपको 3 और 4 ये 2 डिजिट पता है, तो नंबर्स क्या बनेंगे, एक तो 34 नंबर बन जाएगा, एक 43 नंबर बन जाएगा। अब अगर ये भी बता दिया गया है कि 3 और 4 डिजिट्स हैं और इसमें टेंस के डिजिट ये है और यूनिट का डिजिट 4 है,
तो 34 बनेगा, ये नहीं बनेगा फिर, है ना, इस तरीके से। सो डिजिट्स 3 और 4 है यहाँ पर, तो नंबर जो है 34 होगा। तो ऐसे ही डिजिट का सम इस केस में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर, तो नंबर तो 10y प्लस एक्स है, इसका 9 टाइम्स, ये जो है वो इक्वल है डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो बनेगा नंबर उससे, मतलब 10x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। ये थोड़ा सा अजीब है, तो कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से सोचना इसको, इसके बारे में, ठीक है, और फिर भी ना हो तो अगली क्लास में पूछना। वैसे ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ गया होगा क्या करना है, बट स्टिल कुछ बच्चों को यस अगर सर, कुछ कर लिया बच्चों क्वेश्चन। किसी को कोई कंफ्यूजन हो ना, तो सोचना इसके बारे में, ठीक है, क्या चल रहा है, ये एक्स और वाई क्या है, 10y प्लस एक्स क्या है, और फिर डाउट हो तो पूछना अगली क्लास में। तो ये आ जाएगा बेटा, देखो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, और फिर दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो ये आ जाएगा 89y, ये क्या कर दिया, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, मैंने गलत लिख दिया, ट्वाइस दिस नंबर है, ट्वाइस दिस नंबर, ये मैंने गलत कर दिया था, देखो अभी गलती हो जाती, ट्वाइस लिखा था मैंने, एज इट इज लिख दिया था। ओके, ये गलती कर दी। तो देखो क्या बनेगा, अब इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, और फिर आएगा 88y इज इक्वल टू 11x, और फिर 11 से कैंसिल कर देंगे तो 8y इज इक्वल टू x आ जाएगा। और ये सेकेंड इक्वेशन है, इसको भी एलिमिनेशन से ही करना है। एक काम करते हैं, इसको ना x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ना x है, फर्स्ट इक्वेशन में x है और सेकेंड इक्वेशन में भी x है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट में से सेकेंड को सीधा सीधा माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 है, माइनस प्लस माइनस कैंसल आ गया, y की वैल्यू हो जाएगी 9, 9y हो जाएगी 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई तो 9 है, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 8। तो नंबर क्या है, नंबर क्या था याद करो, 10y प्लस एक्स था ना नंबर। यस सर। यस सर। हाँ, तो y की जगह पे वैल्यू रख दो, और x की जगह पे वैल्यू रख दो। सर 18 आ गया। नंबर 10x प्लस y था ना, हाँ। तो यही आंसर है, हाँ 18 है, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो आप चाहो तो। क्या 18 के डिजिट्स का सम 9 है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बिल्कुल 1 और 8 9 ही होता है। अच्छा 18 का 9, 18 का 9 टाइम्स, 18 9 जा कितना होता है, कोई बताएगा? 162। यस, और डिजिट को रिवर्स करने का डबल, डिजिट को रिवर्स करेंगे तो 18 का 81 हो जाएगा, और उसका डबल करेंगे तो 162 ही होगा। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, वेरीफाई भी हो गया, वेरीफाई भी कर सकते हैं हम चाहे तो, चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं। क्लियर बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन करो इसका। सर आ गया। गुड, वेरी गुड।
डन। ओके, वेरी गुड। 10 नोट्स हैं ₹1 के। सर 10 50 नोट्स के, ₹50 के। वो टी गलती से हो गया। ओके, देखो बच्चों, तो आई होप ये सबको समझ में आना चाहिए। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, एंड दोनों को मिला करके 25 नोट्स मिले हैं उसको, मतलब ₹50 के और ₹100 के। लेट ₹50 नंबर ऑफ ₹50 नोट, ओह सॉरी, ये हो जाएगा x मान लेते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, ठीक है, ये y ले लेते हैं। तो वैल्यू वाइज अगर बात करें बेटा, सोचो तुम्हारे पास ₹50 के 2 नोट है, तो अमाउंट कितना होगा 50 इंटू 2, ठीक है। ₹50 के 4 नोट है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 50 इंटू 4। तो ऐसे ही ₹50 के x नोट हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू एक्स। ऐसे ही ₹100 के y नोट्स हैं आपके पास, तो वैल्यू क्या होगी उसकी, मतलब कितने रुपए होंगे आपके पास 100 इंटू वाई। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दोनों नोट मिला करके 100 और 50 रुपीज़ के नोट मिला करके 25 टोटल नोट्स हैं उसके पास, और वैल्यू तो 2000 होनी चाहिए, मतलब 50 टाइम्स x प्लस 100 टाइम्स y इज इक्वल टू 2000। एक काम करते हैं, क्यों ना दोनों साइड में LHS RHS दोनों में हम 50 से डिवाइड करते हैं। तो 50 से जब डिवाइड करेंगे LHS RHS दोनों साइड में, तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना सभी बच्चे, ये बात समझ में आई सबको। LHS यस RHS, सर। हाँ, LHS RHS दोनों साइड में 50 से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा बेटा, क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के लिए 1 में से 2 को माइनस कर दें। क्यों भाई 1 में से 2, क्योंकि x दोनों का कोएफिशिएंट पहले से ही बराबर है। x का कोएफिशिएंट 1 है, पहले इक्वेशन में भी सेकंड इक्वेशन में भी, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसीलिए आसानी से आंसर आ गया, मतलब डायरेक्ट माइनस करके आंसर आ जाएगा। ये रहा देखो, x से x कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 15, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और y की वैल्यू 15 जब इक्वेशन 1 में रख दोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान से देखो बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 25, तो y की वैल्यू जब 15 रखोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई, तो यही आपका आंसर भी है। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15, मतलब 50 रुपीज का नोट है 10, ठीक है। नंबर ऑफ ₹50 notes is equal to 10, and number of ₹100 notes is equal to 15, ठीक है। तो ₹100 के 15 नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 1500, और ₹50 के 10 नोट है, तो वैल्यू कितनी होगी उसकी ₹500। दोनों को मिला देंगे तो 1500 प्लस 500 कितना हो गया 2000। यही तो था यस सर। क्वेश्चन। यस सर। सो ये बहुत ही एक Yes, sir. प्रैक्टिकल सी सिचुएशन है, बहुत ही सिंपल सा एक सिचुएशन है, जिससे आपको ये इक्वेशन में कन्वर्ट करके, सो देखो पर्पस क्या है, पर्पस ये है बेटा, माइक बंद कर लो, माइक बंद करो बेटा, माइक। ये आपको बताने का पर्पस ये है कि आप देखो कि ऐसे अगर कोई आपसे पूछे ना कि मीना गई बाजार, ठीक है, 2000 उसको लेने थे, फिर ₹50 ₹100 के नोट मिले, 25 नोट थे टोटल, तो ये सुनने में अजीब लगता है और इससे कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इस सेंटेंस को इन सेंटेंसेस को जैसे ही हमने 2 इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी सिचुएशन को, कभी-कभी बहुत सारे केसेस में सिचुएशंस को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड देन आप जो है सॉल्व कर सकते हो उस पजल को, उस क्वेश्चन को, उस इक्वेशन को, उस सिचुएशन को, ठीक है। तो ये आगे भी काम आता है, मतलब जब बड़े-बड़े क्या कहना चाहिए कि सिचुएशंस ऐसे आते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ पर एक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे हम लिखी हुई बातों को इक्वेशन में कन्वर्ट करके और फिर हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं।
फिफ्थ भी कर लिया क्या? फिफ्थ भी करो। सर डन। सर फिक्स सर चार्ज ये 15 रुपीज है 15 है फिक्स चार्ज एंड और 3 रुपीज। एक्स्ट्रा चार्ज 3 रुपीज। हाँ वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करो। ओके, तो फिक्स चार्ज इसमें मान लेते हैं x है, लेट फिक्स चार्ज बी x। पहले 3 दिन के लिए ये चार्ज पे करना पड़ता है, फिक्स चार्ज बी x, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज लिखना चाहिए, फॉर 3 डेज। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इज इक्वल टू x एंड पर डे चार्ज इज इक्वल टू, पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सरिता ने पे किया है 27 रुपीज, 7 डेज के लिए उसने बुक को रखा है। तो भाई 3 दिन का तो चलो ठीक है, एक्स में ही इंक्लूड हो गया, बाकी के एक्स्ट्रा उसने कितने दिन रखे हैं? 4 दिन किताब रखी है उसने, तो ये x प्लस 4y हो गया। x तो उसको देना ही देना था 3 दिन के लिए, लेकिन उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रख लिए हैं बुक को, तो उसके लिए उसको 4 टाइम्स y रुपीज देने पड़ेंगे, और ये आ जाएगा 27 के इक्वल है ना। एक और इक्वेशन बनेगी जिसमें सूसी ने 21 रुपीज पे किए हैं, सूसी बोलेंगे ना इसको, 5 डेज के लिए है, ठीक है। तो ये 21 पे किया है इसने। सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो, तो देखो क्या होगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस करेंगे तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। अब y की वैल्यू जो 3 आई है ना, वो सेकेंड या फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, x की वैल्यू भी आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करें बच्चों, तो x प्लस 4 टाइम्स y, जो कि 4 टाइम्स 3 हो जाएगा, 27 आएगा, फिर x की वैल्यू 15 आ जाएगी। यही आपका आंसर है, x और y निकल के आ गया। मतलब पहले 3 दिन के लिए अगर आपको बुक रेंट पे लेना है लाइब्रेरी से, तो 15 रुपये पे करने होंगे, और उसके बाद अगर आपने पर डे के हिसाब से 3 रुपये देने पड़ेंगे बुक के चार्ज। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यस क्या कहते सर। हैं? यस सर। हाँ, जिन्होंने खुद से कर लिया था उनके लिए तो इशू नहीं है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था, होंगे एक आध बच्चे कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको क्लिक नहीं किया हो, तो उन बच्चों के लिए मैं पूछ रहा था। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आगे बढ़े? नो सर। यस सर, आगे बढ़। ओके, तो ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड अलजेब्रिक मेथड, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी अलजेब्रिक मेथड में ही आता है। 2 मेथड होते हैं, एक अलजेब्रिक, एक ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक का मतलब ग्राफ से सॉल्व करना, और अलजेब्रिक में 3 मेथड है, जिसमें हम लोग तीसरा मेथड ये कर रहे हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। देखो क्या होता है, दो इक्वेशंस आपके पास होंगी। अब ना हम लोग वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाला केस तो देख ही नहीं रहे हैं, हम तो खाली यही देख रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, है कि नहीं। अभी तक हमने जितना किया है, यस सर। जब हम सॉल्व करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन वाला ही सॉल्व करते हैं, नहीं तो वो तो पहले जो खत्म जो होना था हो गया उसका। हाँ देखो, ये दो इस तरीके के दो इक्वेशंस होंगे आपके पास, x का कोएफिशिएंट वाला टर्म होगा, फिर y का कोएफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन होगी, जो सेकंड इक्वेशन उसमें भी x का कुछ कोएफिशिएंट होगा, b का सॉरी y का कोएफिशिएंट होगा, फिर कांस्टेंट टर्म होगा। तो करना क्या होता है, ध्यान से देखो, आपको x लिखना होता है, फिर डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, b1 का c2 से मल्टीप्लीकेशन होता है ना, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको करना होता है। मतलब b1 का b2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b1 b2 हो जाएगा, और फिर माइनस करते हैं उसमें से ये b2 c1 को माइनस कर देते हैं, और इक्वल लिखते हैं y अपॉन में c1 a2, मतलब c1 का a2 से मल्टीप्लिकेशन माइनस c2 a1, और इक्वल टू 1 अपॉन होता है 1 लिखते हैं, फिर एक्स वाई हो गया अब 1 आएगा, एक्स वाई हो गया अब 1 आएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ गया। यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ना x अपॉन में कोएफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख देते हैं, और फिर ऐसे ही y अपॉन में कोएफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख देते हैं। और याद रखने का आसान तरीका ये होता है कि पहले आप कोएफिशिएंट्स को अरेंज कर लो इस तरीके से, ये रफ में, ठीक है। आप y के कोएफिशिएंट के साथ स्टार्ट करो, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये आप रफ में आपको करना चाहिए इस चीज को, ठीक है। ये रफ में आपको कर लेना चाहिए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई b1 को c2 से, b2 को c1 से, माइनस कर देना है और इस तरीके से लिख देना है, ठीक है बेटा। और फिर देखो, अब फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, जैसे देखो ये पहले को और आखिरी वाले को, क्योंकि ये इक्वल है ना, दोनों के दोनों इक्वल है, x अपॉन b1 b2 माइनस b2 c1 इक्वल है 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये जो b1 b2 माइनस b2 b1 है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी b1 b2 माइनस b2 b1। ये गलत कर दिया मैंने, b1 c2 होगा बेटा, यहाँ पर ये गलत लिख दिया था मैंने, b1 c2 होगा, ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से, अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही, क्योंकि ये y वाला टर्म और ये भी इक्वल है दोनों, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये जो डिनोमिनेटर में आपको टर्म दिख रहा है बेटा, ये जो डिनोमिनेटर में आपको टर्म दिख रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के जाएगा ना, यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा y की वैल्यू c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, नहीं आया है तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ अभी, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर नहीं समझ में आया है तो ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताता हूँ, और फिर हम लोग नहीं, आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। तो चलो पहले देखते हैं हम लोग, कहाँ गया, ये रहा क्वेश्चन। एक पार्ट में करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है बेटा। ये रहा, देखो ये दो हैं इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस है, मतलब दो इक्वेशंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो मैंने तरीका क्या बताया आपको कि देखो कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लिख दोगे, लेकिन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखोगे फिर x लिखोगे, डिनोमिनेटर में कुछ तो आएगा, अभी बताता हूँ क्या आएगा, और y अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ तो आएगा, अभी बताता हूँ क्या आएगा, और 1 अपॉन में कुछ तो आएगा, वो क्या आएगा। वो लिखने के लिए कि डिनोमिनेटर में, x के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना चाहिए, है ना, रफ वर्क करना पड़ेगा आपको बेटा, ठीक है जी। और रफ वर्क में क्या होगा ये भी बताता हूँ, अभी देखो रफ वर्क में क्या होता है। रफ वर्क में आपको y के कोएफिशिएंट से स्टार्ट करना है, तो y का कोएफिशिएंट क्या क्या है, ध्यान से देखो, -3 है एंड -9 है। फिर लिखेंगे y के बाद ये आएगा, ये 3 और -3 और कांस्टेंट टर्म -3 एंड -2। फिर आएगा x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड 3।
फिर आएगा -3 -9, ठीक है, मतलब y का कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट से ही स्टार्ट हुआ है, y के कोएफिशिएंट से ही एंड हो गया। y का कोएफिशिएंट पहले, ठीक है, पहले जो आया y का कोएफिशिएंट -39, फिर आएगा कांस्टेंट टर्म, फिर आएगा x का कोएफिशिएंट, फिर आएगा y का कोएफिशिएंट। और अब जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से देखो, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसमें से माइनस कर देना है बाकी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। बाकी दो टर्म्स क्या है बेटा? क्या आप मेरी बात को समझ पाए? मैंने क्या समझाया अभी आपको? आया समझ में बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। क्या किया देखो ध्यान से, पहले तो ये 3 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर माइनस का साइन लिखा है, और फिर -9 को -3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो माइनस का साइन तो रहेगा ही, ध्यान देना यहाँ पर। आप ये कंफ्यूज मत हो कभी भी। देखो क्या करना होता है हमें, जैसे मान लो B1 से स्टार्ट करेंगे, B1 C1 C2, तो पहले तो B1 को C2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये B1 माइनस में है नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। B1 को C2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो आपको ये इस तरीके का कुछ दिखेगा, -3 -2, फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर B2 को C1 से मल्टीप्लाई करके, है ना, यहाँ लिख दो इस तरीके से, -9 और -3, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो, -9 है, और फिर -9 को -3 से मल्टीप्लाई करना था। ओके, अब y वाले की बात करते हैं। तो y वाले के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये रेड कलर से कर रहा हूं मैं। ये -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, है ना, और बाकी जो दो टर्म्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करके कर दो। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पर। तो आई होप समझ में आया होगा। फिर ऐसे ही 1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को -9 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस का साइन तो आएगा ही, फिर उसके बाद 3 और -3 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये करना होता है। तो ये प्रोसेस एक जैसा ही है। पहले तो देख लो यहाँ पर, ये -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर माइनस का साइन आया, फिर बाकी दो नंबर जो है उनको मल्टीप्लाई किया और लिख दिया। ऐसे ही यही चलता जा रहा है। फिर -3 को 3 से किया, फिर उसके बाद माइनस का साइन लिखा, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है। इसके बाद का कैलकुलेशन आप लोग इजिली खुद से कर सकते हो। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, x अपॉन में ये -3 को -2 से मल्टीप्लाई करके होता है 6, और फिर देखो क्या होगा, माइनस का साइन आएगा, और 9 3 जा क्या होता है 27। यस, -9 -3 है तो वो प्लस बन जाएगा, और प्लस के बाद फिर से माइनस है तो माइनस रहेगा। ध्यान रहे, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कर देना। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 नहीं होता है, -9 होता है, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, और फिर बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, +2। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर ये 1 को -9 से करेंगे तो -9 आएगा, और ये देखो -9 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये +9। ये कुछ मिस्टेक हुई है आई थिंक। ओ ओ, इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। देखो ये 0 आ गया ना यहाँ पर। ये मैंने गलत एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इसमें पूछा गया था कि भाई जिसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, पहले चेक करो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। तो मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसका सॉल्यूशन है ही नहीं। देखो ये 0 आ गया ना, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। तो बेटा क्या होगा, ये मैंने मिस्टेक कर दी है कि बिना सोचे समझे ना मैंने यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये एक्चुअली पहले इसमें चेक करना था कि सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। वो चेक करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना था। तो खैर आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि कैसे होना था, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो जैसे ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पर तो गलती से 1/0 आ गया, तो 1/0 आ गया तो ये इसमें नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि लाइंस जो है ये पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 0 नहीं आता, सपोज यहाँ पर 0 नहीं आकर के कुछ और वैल्यू आती, तो पहले आप इन दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेते। x अपॉन में -21 को 1 अपॉन में सपोज 2 आता है यहाँ पर, तो 1/2 को x अपॉन -21 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेते, और फिर इन दोनों को भी इक्वेट करके y/-7 को भी ऐसे इक्वेट करके y की वैल्यू निकाल लेते, और बहुत ही आसानी से आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से मैंने मिस्टेक कर दी कि गलत एग्जाम्पल ले लिया मैंने बिना देखे इसमें। तो दूसरे एग्जाम्पल भी मैं जल्दी जल्दी आपको बता ही देता हूँ, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल भी मैं बता ही देता हूँ, ये लो, बहुत ही आसान है, अब तो समझाना भी आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। ओहो हो, ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, देखो क्या होगा। सबसे पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए, तो आसान रहेगा, समझना आसान रहेगा। फिर इसके बाद कोएफिशिएंट्स को अरेंज करना है, y के कोएफिशिएंट्स के साथ हमें स्टार्ट करना होता है। फिर इसके बाद लिखते हैं x बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो क्या होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड x अपॉन में, देखो क्या लिखेंगे, 1 को -8 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करेंगे 2 को -5 से मल्टीप्लाई करके। y अपॉन में ध्यान से देखो बेटा, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और -8, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर माइनस का साइन आएगा और -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वल टू 1 अपॉन आएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके। अब हो गया, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +10 इज इक्वल टू y अपॉन में, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा +16 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 -3, और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखो x/2 1 के बराबर है, तो x/2 अगर 1 के बराबर लेंगे बेटा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही ध्यान से देखो बेटा, तो y/1 भी तो 1 के बराबर है, तो y/1 भी 1 के बराबर है, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन आ गया। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्यूशन आ जाता है इसका। यस सर। यस सर। ठीक है, सो बेसिकली सारा गेम है इसका, कोएफिशिएंट को एक बार अरेंज कर लो और उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में लिख दो, हो गया काम खत्म। उसके बाद कैलकुलेशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सारी चीजें कर लो, हो गया, सॉल्यूशन आ जाएगा इससे। एनी डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लोग एक क्वेश्चन करो इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना बेटा, सभी बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है इसको। यस सर। आगे सर x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -1। ओह वेरी गुड।
तो देखो अभी स्पीड बढ़ेगी आप लोगों को, जब आप लोग कम से कम इस पे 10-15 क्वेश्चंस कर लोगे तब स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो सबसे पहले तो कोएफिशिएंट्स को अरेंज कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये रहा कोएफिशिएंट्स का अरेंजमेंट। सॉरी, -3 ये कर दिया। फिर अब लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ना आपको समझ ही गए होगे, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। आपको क्या करना होता है बेटा, खाली कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो ये आप रफ में कर लोगे ना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा, देखो -3 का -15 के साथ है। मैं चाहूँ तो एक स्टेप स्किप करके मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही लिख दूं, लेकिन चलो एक काम करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा हम लोग सिंपल तरीके से ही करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो ये आ गया। ऐसे ही y अपॉन में आ जाएगा, -7 का 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा, और फिर माइनस का साइन आएगा, फिर -15 का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर इक्वल टू 1 आएगा। अपॉन में 1 का -3 से मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर माइनस का साइन आएगा, और फिर 3 का -3 से मल्टीप्लीकेशन होगा। अब आगे आ गया कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो आप लोग जानते ही हो कैसे करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, आई थिंक ये आएगा -3 + 9। x अपॉन में कितना आएगा भाई, 24 इज इक्वल टू y अपॉन में -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6। अब देखो x बाई 24 1/6 के इक्वल है, x बाई 24 1/6 के इक्वल है, तो x बाई 4 हो जाएगा 1 के इक्वल, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 4। वेरी गुड। मतलब x बाई 24 को जैसे ही आप 1/6 के इक्वल लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो तो आप खुद से भी कर सकते हो। ऐसे ही y बाई -6 है 1/6 के इक्वल बेटा, तो y की वैल्यू कितनी होगी, -1। ये आ गया। -1 सर। यस वेरी गुड। तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू -1, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो एंड में लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1, यही आपका फाइनल आंसर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आपने देखा होगा सबसे आसान यही तरीका लगता है मुझे, अगर एक बार समझ में आ गया तो, क्योंकि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस खाली मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन यही सब करना है। मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन यही सारी चीजें करनी है, बस खाली आपको कोएफिशिएंट्स को यहाँ पर अरेंज करके रफ वर्क जो है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। नो सर। नो सर। ओके वेरी गुड। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हम लोगों ने कर लिया। अब वापस से एक बार ना एक काम करते हैं, वो जो नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, वो आपको याद है ना, a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला रिलेशन, यस सबको याद सर। है। वेरी गुड। तो उस पे वापस आ जाते हैं एक बार। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके लास्ट एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज अभी हम लोग कर रहे हैं वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो एक्सरसाइज है 3.5। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन है बेटा ये है एक्सरसाइज 3.5 का सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। करो तो सॉल्व इसको, सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको। अगली क्लास में बेटा हम लोग मैट भी करेंगे, ठीक है। आज की क्लास रहने देते हैं, आज हम लोग यही चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, अगली क्लास में मैट करेंगे। यस सर।
For infinite number of solutions, सर बस 1 मिनट होने वाला है। हाँ मैं बस लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को अगर भूल गए हो तो उनको याद आ जाएगा। x का कोइफिशिएंट अपॉन में x का कोइफिशिएंट दूसरे इक्वेशन का, ये रेशियोज बराबर होते हैं बेटा। तो आप इसमें देख लो a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, और फिर सॉल्व कर लो। ये -7 मैंने इसलिए लिखा है बच्चों, क्योंकि आप ना स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है बेटा वो ये होता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, इसीलिए मैंने -7 लिखा है। वैसे तो आपको पता ही है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। वैसे ये सारे टर्म्स ना लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने एक साथ माइनस लगा दिया ब्रैकेट में, ऐसा कर सकते हैं, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आप समझ रहे होगे। अब ये सॉल्व कैसे होगा, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, अभी भी ये कुछ बच्चों को लग रहा होगा चैलेंजिंग, ये अब सॉल्व कैसे होगा। तो बेटा देखो तरीका वही है जैसा हम लोगों के अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऐसा ऐसा आता था तो क्या करते थे, याद करो। अगर ऐसा आता था, मान लो कि इस तरीके का होता है, कैसे सॉल्व करते थे, पहले इसको और इसको इक्वेट करते थे, ठीक है, तो एक इक्वेशन मतलब x की वैल्यू आ जाती थी, और फिर उसके बाद y/2 को फिर इसके इक्वेट करते थे, तो एक और इक्वेशन आती मतलब y की वैल्यू आ जाती थी। तो वही चीज बेटा यहाँ भी करना है। पहले तो आप एक काम करो, पहले तो आप इसको इसके इक्वेट कर लो, ठीक है, वैसे आप फर्स्ट को सेकंड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू अपॉन में a माइनस बी 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2 के इक्वल है। 2 अपॉन में a माइनस बी 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2 के इक्वल है। अब इससे ना a और b में एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, देखो क्या आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या आएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, और वो इक्वेशन होगी कुछ इस तरीके की, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब यस सर। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगा बेटा, जब ये सेकंड पार्ट को और थर्ड पार्ट को बराबर कर दोगे आप, मतलब 3 अपॉन में a प्लस बी को 7 अपॉन में 3a प्लस बी माइनस 2 से इक्वल कर दोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 को 9, 3 से 9a आ जाएगा, फिर 3b होगा, फिर -6 होगा, फिर 7a प्लस 7b आ जाएगा। फिर सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो 7a माइनस होगा बेटा, देखना ध्यान से, 9a में से 7a माइनस करें कितना आ जाएगा, ऐसे ही। ओके, यहां तक आने के बाद 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। आई होप समझ में ये आया होगा। तो दो इक्वेशंस कैसे बनी ए और बी में, फर्स्ट को ये 2 अपॉन में a माइनस बी को इसके साथ इक्वेट कर दिया, और फिर 3 अपॉन में a प्लस बी को भी इसके साथ इक्वेट कर दिया, तो दो इक्वेशंस आ जाएगी, अलग अलग इक्वेशंस आ जाएगी, a और b में दो इक्वेशंस आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे होगा, एलिमिनेशन मैथड से करते हैं। तो एलिमिनेशन मैथड के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि देखो
माइनस ए यहाँ पर है और ये ए यहाँ पर है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो एलिमिनेट हो जाएगा। कौन? ए एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा काम बन गया। तो यही तो करना था हमें। ऐड करने से, यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करने से, ऐड करने से बन रहा है बात, बन रही है बात। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0 के इक्वल। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/7, मतलब यहाँ से 7b आ जाएगा 7 के इक्वल, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो b की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी चीज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या होगा बेटा? 9 टाइम्स b, मतलब 9 टाइम्स 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और माइनस a इज इक्वल टू -5, और a इज इक्वल टू 5। सो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1। यही आपका आंसर है। रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, बट ये समझ में अगर नहीं आया तो मेरे एक्सप्लेन करने से भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, तो आप जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे तो समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, ताकि आपको आइडिया लग जाए। लेकिन जरूर जिसको समझ में नहीं आया है वो बच्चा डेफिनेटली घर पे जाके दोबारा ट्राई करेगा इस क्वेश्चन को, और बिना हेल्प से खुद से कोशिश करेगा कि सॉल्व सोल्यूशन आ जाए। और नहीं आए तो आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। देखो ध्यान से, पहले खुद से ट्राई करना है। देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तो आपको पता ही है a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होता है। अब पहचानना इसमें यह है कि a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, a2 b2 c2 क्या है। तो वो देख लिया हमने, a1 तो 2 है, a2 जो है वो a माइनस b है, तो यही a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ के बाद थोड़ा सा अटक जाएंगे, तो क्या करेंगे, पहले दो पार्ट जो है इनको, सॉरी फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को इक्वल कर देंगे हम। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी एक। वैसे बेटा यहाँ पर ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी इक्वल करके आप इक्वेशन बना सकते थे और वो ज्यादा आसान होता। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप फर्स्ट और सेकंड को लेके एक इक्वेशन बना सकते थे, सेकंड थर्ड को लेके इक्वेशन बना सकते थे और फिर सॉल्व कर लेना था, या नहीं तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर देना था। ठीक है, और सेकंड और थर्ड को इक्वल कर देना था, जैसा हमने किया है, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। या ऐसा कर सकते थे, फर्स्ट और थर्ड को, सॉरी फर्स्ट और सेकंड को कर देते और फिर फर्स्ट और थर्ड को कर देते, तो भी इक्वेशन बनेगी दो। मतलब कई चॉइसेस हैं आपके पास ना, कई तरीके से आप कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड को बराबर करके एक इक्वेशन बना ली है, एक ए और बी में, ये देख सकते हो आप। ऐसे ही सेकंड और थर्ड को भी मैंने इक्वेट करके एक इक्वेशन बना ली है, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इक्वेशन सेकंड नंबर इक्वेशन। और ये दो इक्वेशंस एक्स वाई में नहीं है, ए एंड बी में है, बट आप सॉल्व करना तो जानते ही हो ना एलिमिनेशन मेथड से, तो सॉल्व कर लोगे तो ए और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, सबके समझ में आया? यस सर। हाँ। यस सर। और जिनके समझ में नहीं आया है तो मैंने क्या बताया तरीका, कि एक बार जाके खुद से ट्राई करना घर पे बिना किसी के हेल्प से, और नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आप एक रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, फिर आपको समझ में आएगा। तब भी नहीं आए तो अगली क्लास में फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो देखते हैं। ठीक है, एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, तो जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तो सभी बच्चे ये ट्राई करके आंसर बताओ तो मुझे, सभी बच्चों से आंसर चाहिए मुझे। पेन पेपर लेके सभी बच्चे बैठे हो, ऐसे वीडियो देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो ना सभी बच्चे? यस सर। हाँ, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को कॉपी पेपर पे, कॉपी पेन से। सर 2 आ रही है वैल्यू। ओके,
और भी है कोई बच्चा, और किसी ने आंसर निकाला है बेटा? सर अभी निकाल रहा हूँ। हाँ, सभी बच्चे ट्राई करो जल्दी जल्दी। फॉर नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशन ना हो उसके लिए क्या कंडीशन था, याद करो। A1 A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। यस, A1 बाई A2 जो है वो P1 बाई B2 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और C1 बाई C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। A1 बाई A2 का मतलब 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इक्वल होना चाहिए किसके, 1 अपॉन में k माइनस 1 के, और यही इक्वल नहीं होना चाहिए 1 अपॉन में 2k प्लस 1 के। एक्चुअली ये माइनस साइन के साथ आएगा, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस क्यों, ये समझ ही गए होगे, 1 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सॉरी। फिर अब देखो इससे ना इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। और k की वैल्यू जब 2 आएगी तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि k की वैल्यू जब तुम 2 लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, चेक एक बार कर लो। तो k की वैल्यू 2 रख के देखो, तो ये तीनों ही जो फ्रैक्शंस हैं इसमें k की वैल्यू 2 रख के देखो तो बेटा, क्या ये बात सही है? क्या ये जो लिखा है लास्ट में, ये क्या बात सही है, ये सही है स्टेटमेंट है? यस सर, यस सर सही है। बिल्कुल सही है। 3/3 तो 1 ही होता है, और 1/1 भी 1 ही होता है, दोनों बराबर हैं, और 1/5 के ये बराबर नहीं है। 1/5 थोड़ी होता है 1 के इक्वल, तो नहीं होता है। इसका मतलब वेरी गुड, ये आंसर करेक्ट है। k की वैल्यू 2 है। ये चेक करके रफ में देखना था आपको, तो चेक करके देख लिया हमने, तो k की वैल्यू 2 निकल के आई है, यही हमारा आंसर है। सो k की वैल्यू अगर 2 होगी देन ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे, एंड में लिख देंगे कि फॉर k इज इक्वल टू 2 पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अगर k की वैल्यू 2 लेंगे तो। हालांकि 2 के अलावा 3 ले लेंगे तो सॉल्यूशन हो सकता है, 1 ले लेंगे तो भी सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं 1 लेंगे यस तो सर। भी 1 पे भी अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 पे ये वाला पार्ट अनडिफाइंड हो जाएगा ना। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर से एफर्ट लगाना, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो एक बार खुद से ट्राई करेंगे। सभी बच्चे एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, है ना। मैथमेटिक्स को जो है एक तरह से कहना चाहिए कि 100% मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है कि 100% मार्क्स आए सभी बच्चों के, उसके लिए एफर्ट लगाना है। कोई डाउट हो तो अगली क्लास में डाउट्स पूछना है आप लोगों को, खूब मेहनत करना है, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो डाउट्स पूछना है, ठीक है बेटा। यस सर। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। बाय बाय सर। Yes, sir. गुड नाइट बाय, सर। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।